Hello, welcome and welcome back to my channel, and for those of you guys who are new here, hi, I'm Divya. Thank you for tuning in. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनेडियन गवर्नमेंट ने जितने भी चेंजेस करे हैं इमिग्रेशन लॉज के ऊपर 2023 से लेकर 2024 तक, और उन सब का इम्पैक्ट आगे क्या होने वाला है 2025 2026 में। तो बेसिकली फ्यूचर पे अगर आप एक टेम्प्रेरी वर्कर हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या फिर आप सोच रहे हैं इमिग्रेट करने का कनाडा में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपके काफ़ी हेल्प आएगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं सारे रूल्स के बारे में जितने भी आए हैं अभी तक सबके बारे में बात करूँगी। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए स्टूडेंट्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो सबसे पहले जो कनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के ऊपर चेंज लाया है वो ये है कि जो फाइनेंसेस हैं उनका आपको बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी फ़ीस अच्छे से पे कर पाएंगे और आप अपनी यहाँ पे लिविंग कॉस्ट अच्छे से कवर कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है जीआईसी की। तो जीआईसी जो पहले $10,000 थी वो अब $20,000 हो चुकी है। तो आपको ये भी ऑलरेडी पहले से $20,000 तो डलवाने ही हैं। उसके अलावा भी आपको अच्छे से प्रूफ प्रोवाइड करना है कि आप आगे की अपनी पूरी फ़ीस दे पाएंगे अगर आपने ऑलरेडी वो पे नहीं करी है। तो दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी की। तो जैसा आपको पता है कि पहले जब स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो उनके पास दो ऑप्शंस होते थे दो कैटेगरीज़ में अप्लाई करने के लिए, एक था एसडीएस और एक था नॉन एसडीएस। तो अगर आपको अपना वीज़ा थोड़ा जल्दी चाहिए था, फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू चाहिए था, तो उसके लिए एक ऑप्शन था एसडीएस का। तो उसमें यूजुअली जो टाइम होता था वो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका वीज़ा वो प्रोसेस कर देते थे। नॉन एसडीएस में अप टू 3 मंथ्स लग जाते थे। पर अब जो नए इमिग्रेशन लॉज आए हैं उसके हिसाब से एसडीएस कैटेगरी बिल्कुल हटा दी गई है। कोई एसडीएस कैटेगरी अब है ही नहीं, तो अब सिर्फ नॉन एसडीएस कैटेगरी ही है। तो अगर आप बेसिकली अब आप अप्लाई करेंगे तो कोई फास्ट ट्रैक प्रोसीजर नहीं है, वो कितना भी टाइम लगा सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपका वीज़ा प्रोसेस करने में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रही है वो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो पहले हर कोर्स अगर 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल का कोर्स है तो 3 साल का वर्क परमिट हर इंसान को मिल रहा था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स दैट यू आर गोइंग टू परस्यू ओवर हियर। लेकिन अब वो वाली चीज़ नहीं है। अब आपका इंस्टीट्यूट डीएलआई, तो जो कि पहले भी था कि डीएलआई तो होना ही चाहिए इंस्टीट्यूट, तो वो अभी भी है कि डीएलआई इंस्टीट्यूट होना चाहिए आपका, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये है कि स्पेसिफिक कैटेगरीज निकाली है इन्होंने कोर्सेज़ की। तो अगर आपका कोर्स उन किसी कैटेगरी में आता है जो कि स्किल्ड वर्कर्स का ही फील्ड होती है, तो अगर उन किसी फील्ड में आता है तो फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा। अगर उनमें से किसी फील्ड में नहीं आता है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब अगर हम इसकी भी बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो पहले आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब आपको आईएलटीएस की ज़रूरत ही होती है। और आईएलटीएस 2 साल में तो एक्सपायर हो ही जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से ही आ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी आईएलटीएस आपने दिया होगा, उसके बाद आपने 2 साल का अगर कोर्स करा है तो वो ऑब्वियसली अभी तक एक्सपायर हो जाएगा जब तक आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करने जाएंगे। तो हर किसी को फिर से आईएलटीएस देना ही होगा अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये मेजर चेंजेस आए थे इमिग्रेशन रूल्स पे जो कि स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो ये है कि पहले जो एक ही तरीके के ड्रॉज होते थे कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, तो जनरल ड्रॉ होता था, लेकिन अब इन्होंने कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज निकाल दिए हैं। तो अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने पीआर के लिए एक्सप्रेस एंट्री में, तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में फॉल करना ही पड़ेगा अगर आपके पॉइंट्स कम हैं, क्योंकि जो जनरल ड्रॉ है उसके पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। यूजुअली 510, 520, 530 इतने पॉइंट्स तो आ ही रहे हैं जनरल कैटेगरी के ड्रॉ में, जो कि बहुत मुश्किल होता है अचीव करना। पर अगर आपका कोई कैटेगरी में लाई करता है तो कनेडियन गवर्नमेंट ने 6 कैटेगरीज निकाली थी। तो अगर कोई उन 6 कैटेगरीज में फॉल करता है तो उनके लिए जो सीआरएस स्कोर है वो थोड़ा कम होता है। और वो कैटेगरीज थी हेल्थ केयर की कैटेगरी है, एक स्टेम ऑक्यूपेशंस की एक कैटेगरी है, ट्रेडिंग की एक कैटेगरी है, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस की एक कैटेगरी है, एग्रीकल्चरल की एक कैटेगरी है।
तो बेसिकली टोटल 6 कैटेगरीज़ हैं और इन सब कैटेगरीज़ के बारे में, एक्सप्रेस एंट्री के बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो में बात करी हुई है, उसका लिंक मैं इधर डाल दूँगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है, तो इस वीडियो में मैं उसको इतना डिटेल में नहीं बताऊँगी। लेकिन अगर आप इन 6 कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर CRS स्कोर काफ़ी कम होता है, स्पेशली फ्रेंच लर्निंग प्रोफिशिएंसी वाली कैटेगरी में। तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं और ऑलरेडी जो CRS स्कोर उन कैंडिडेट्स के लिए होता है वो ऑलरेडी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ एक मेजर डिफरेंस आया था कि एक्सप्रेस एंट्री जो पहले सिर्फ एक ड्रॉ निकलता था, अब वो वैसा नहीं है। अब इनको कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकालने हैं और इसके साथ साथ एक जनरल ड्रॉ भी निकलता है, लेकिन उसका CRS स्कोर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये जो टारगेटेड ड्रॉज हैं ये इसलिए निकाले गए हैं ताकि जो शॉर्टेजेस हैं हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में और स्किल्ड ट्रेड्स में कनाडा में, तो उन सबको एड्रेस कर सके गवर्नमेंट। तो इसीलिए स्पेसिफिक ड्रॉज हैं ताकि जो लोग इनके पास आ रहे हैं वो कोई भी जनरल पॉपुलेशन ना हो, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में ही आती हों ताकि इनकी जो ये प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो हम बात करेंगे विजिटर वीज़ाज़ की। तो जो अगला रूल आया है वो है कि अब पहले क्या होता था कि कोई भी अगर विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको 10 इयर्स का ये विजिटर वीज़ा दे देते थे, या फिर अगर आपका पासपोर्ट उससे पहले एक्सपायर हो रहा है तो जिस डेट पे आपको पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है उस डेट तक का आपको विजिटर वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर एक जो भी एप्लीकेशन होगी उसको ये इंडिविजुअली देखेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे अच्छे से और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या इस इंडिविजुअल को ज़रूरी है कि 10 इयर्स का वीज़ा मिलना चाहिए या फिर उतना इनको इतने साल का वीज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको कम टाइम का ही वीज़ा देंगे। और इसमें आपको बहुत ही क्लियरली अपना इंटेंट बताना होगा कनाडा आने का, और आप कनाडा से वापस अपनी कंट्री क्यों जाएंगे उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से रीजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अपना कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी होम कंट्री से, और तभी ही आपका वो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे और उस हिसाब से ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितने साल का वीज़ा देना है उनको। सीधा 10 इयर्स का वीज़ा अब नहीं दिए जाएंगे और ये अच्छे से इंडिविजुअली हर एक फ़ाइल को देख के स्क्रूटनाइज करके फिर ही प्रोसेस करेंगे। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है, तो काफ़ी फ्रॉड इंस्टीट्यूशंस भी थे, फ्रॉड कॉलेजेस भी थे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले लेते थे सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए, और ना कोई उसमें अच्छी एजुकेशन होती थी ना कुछ होता था। तो अब जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स है एजुकेशन के उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगी सिर्फ वही ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकती है। अब हर कॉलेज एडमिशन दे भी नहीं सकती है, उनको जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको दिखाना होगा कि हम हर एक स्टैंडर्ड को अच्छे से मीट कर पा रहे हैं और हम तभी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, वरना अब सारे इंस्टीट्यूशंस को अलाउड नहीं है एडमिशन्स देना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स का प्रोग्राम, जिसमें LMIA भी आता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं कि उनको अच्छे से प्रूफ करना पड़ेगा कि हमको कोई लोकल मतलब कनेडियन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए हमें कोई एक बाहर का या टेम्प्रेरी वर्कर, इंटरनेशनल वर्कर चाहिए। और अगर वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रूव कर पाएंगे कि उन्होंने प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट्स डाले हैं, बहुत अच्छे से कोई एक लोकल कनेडियन ढूंढने की कोशिश करी है उन्होंने, फिर भी उनको कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है जो उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, तभी ही वो किसी को LMIA दे सकते हैं, या फिर वो फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के थ्रू अपनी PR एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वरना वो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेज जो है वो दे रहे हैं अपने वर्कर को अगर वो इंटरनेशनल है तो, और उनको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड की जा रही हैं उस इंसान को। ये इसलिए किया गया है क्योंकि टेम्प्रेरी वर्कर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट भी करते थे जो उनके एम्प्लॉयर्स होते थे, इसी चीज़ के लालच में कि उनको LMIA देंगे वो बाद में फ्यूचर में, तो काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन चलती है। काफ़ी बार कैश पे वेजेस पे करते हैं जो कि मिनिमम वेज से काफ़ी कम होता है, और लोग काम करने के लिए भी तैयार होते हैं PR की उम्मीद में।
तो ये वाली चीज़ जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसको भी रोकने के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स बना दिए हैं अब कनेडियन गवर्नमेंट ने। तो एम्प्लॉयर्स को अब काफ़ी ही चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को कि तभी ही वो हायर कर सकते हैं किसी टेम्प्रेरी वर्कर को जो कि इंटरनेशनल है और कनेडियन नहीं है। तो अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, स्टूडेंट्स पे क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप जो भी कोर्स लेकर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बहुत ही ध्यान से चूज़ करना है अपना कोर्स और वेरीफाई करना है कि वो कोर्स पे आपको PGWP मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसी बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कोर्स लेना है कि नहीं, अगर आपका अल्टीमेट गोल है कनाडा में ही आगे कुछ करने का। अगर आपका गोल है कि आपको वापस जाना है तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है जो कि आप हमेशा से स्टूडेंट्स को करनी ही होती थी कि DLI है कि नहीं उनका इंस्टीट्यूट, ये चेक करना है उनको, और अगर DLI इंस्टीट्यूट है तभी ही उस इंस्टीट्यूट के साथ उनको आगे प्रोसीड करना है। जो दूसरी चीज़ है हमारी वो है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और काफ़ी ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो कि पहले नहीं था। प्लस ऑब्वियसली फाइनेंसेस ज़्यादा ही आपको चाहिए, फंड्स ज़्यादा चाहिए। जो पहले 10,000 फंड्स चाहिए थे GIC के लिए, अब वो $20,000 चाहिए आपको। तो ये वाली चीज़ तो काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट करेगी ही स्टूडेंट्स को। इसके बाद जो चीज़ है हमारी वो है स्टडी परमिट एक्सटेंशन की। तो अगर आप 1 साल का कोर्स लेके आ रहे हैं, उसके बाद आपको एक और कोर्स लेना है तो उसके लिए आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें भी जो यूजुअली पहले थोड़ा इजीली हो जाता था एक्सटेंड हमारा स्टडी परमिट, वो इतना इजीली अब नहीं होगा। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों आपको अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको ये भी अपना प्रूव करना पड़ेगा कि आपने अकेडमिक, अपना जो पुराना कोर्स है उसमें आपने अकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है अकेडमिकली, तभी ही वो आपको कंसिडर करेंगे एक और साल के कोर्स के लिए। तो अब अगर हम बात करें कि टेम्प्रेरी वर्कर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो जो भी वर्कर्स प्रायोरिटी फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी पाथवे खुल जाता है PR का। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है उन टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए कि अगर वो प्रायोरिटी फील्ड में है तो उनको ईजिली PR मिलने का चांस है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़ायदा होगा टेम्प्रेरी वर्कर्स को वो ये है कि अगर कोई टेम्प्रेरी वर्कर अब्यूज़ या फिर एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहा है तो वो अपना एम्प्लॉयर को ईज़िली छोड़ के, जिसकी वजह से वो कनाडा आ पाए, उस एम्प्लॉयर को छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के पास भी जा सकता है और उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी और उससे उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। वो ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी जो चीज़ की बस एक जो प्रॉब्लम होगी वो होगा कि जो LMIA है उसके लिए एम्प्लॉयर्स को एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि एम्प्लॉयर्स यूजुअली उतना करना चाहते नहीं हैं। तो ये एक दिक्कत है जो टेम्प्रेरी वर्कर्स को फेस करनी पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर यहाँ पे सक्सेसफुल ज़रूर होंगे कनाडा में। तो फर्स्ट चीज़ है कि आपको रिसर्च करनी है अच्छे से इंस्टीट्यूशंस के बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में। दूसरी चीज़ है कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बना लेना चाहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ होगी कि आप जो जॉब मार्केट है उसको अच्छे से रिव्यू करें, देखें कि किधर कौन सी फील्ड में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन सी फील्ड होगी कि जिसमें PR पाथवे आपके लिए इजी होगा। इसके बाद आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जो है स्टार्टिंग से बिल्ड करनी शुरू कर देनी चाहिए। जितना जल्दी आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल बिल्ड करना शुरू कर देंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। इसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेशंस और स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। आपको देखना है, रिसर्च करना है कि आप जिस फील्ड में हैं उसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो आपको वो सर्टिफिकेशंस करने चाहिए और मैक्सिमम स्किल्स डेवलप करनी है। तो जो भी आपको लग रहा है कि ये स्किल्स अप्रोप्रिएट हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, या साइड स्किल्स भी जो आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा स्किल्स मेरे को हेल्प करेंगी फ्यूचर में, वो आपको डेवलप करनी है। जितना जल्दी है उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेटर रहेगा। उसके बाद है नेटवर्किंग। तो आपको नेटवर्किंग पे बहुत ध्यान देना है, आपको अलग अलग लोगों से मिलना है, उनसे नेटवर्किंग करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन आपकी कहाँ पे किधर हेल्प कर सकता है फ्यूचर में, कौन कितना आपको सपोर्ट कर सकता है।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फील्ड के लोगों से नेटवर्किंग करें, और अगर आप फील्ड के बाहर के लोगों से भी नेटवर्किंग कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा ही है। इसके बाद जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रेंच सीखने की भी ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि फ्रेंच सीखने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ पे। एक तो जॉब्स में भी बहुत फ़ायदा होता है, आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं अगर आपको फ्रेंच आती है, और ऑब्वियसली पीआर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप फ्रेंच लर्निंग प्रोफिशिएंसी में अप्लाई कर सकते हैं, उस कैटेगरी में आप आ सकते हैं जिसका CRS स्कोर भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ही कम। तो अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेंच ज़रूर सीखें, बहुत हेल्प करेगी वो आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि IRCC की वेबसाइट को फॉलो करते रहें, क्योंकि उस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या फिर जो भी नए रूल्स आ रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सब कुछ IRCC की वेबसाइट पे आ जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एमिग्रेट करने का या ऑलरेडी कनाडा में है तो वो वेबसाइट आपके काफ़ी काम आएगी, तो उसको ज़रूर रेगुलरली देखते रहें और उसको फॉलो करते रहें। इसके बाद जो हमारी लास्ट चीज़ है वो है कि अगर आप वर्कर हैं तो अपनी राइट्स वगैरह भी ज़रूर समझें, उसके बारे में पहले से ही रिसर्च करें और किसी को भी अपने आप को एक्सप्लॉइट करने ना दें। तो यही ही पूरी आज की मेरी वीडियो थी। अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रहे हैं, चीज़ें सारी आपने रिसर्च कर रखी हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत हैं कनाडा में, आराम से आप पीआर की तरफ इजीली पहुंच सकते हैं। पीआर लेकर आगे जो भी आपका प्लान है, वो गोल है, वो आप उसको आराम से अचीव कर सकते हैं अगर आप चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं तो बस यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. Also, if you like my content in general, please don't forget to subscribe as well, and thank you for watching.